आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से भारत की खोज पुस्तक के समस्त प्रश्नों के अभ्यास कार्य करेंगे। समस्त प्रश्नों के उत्तर सरल एवं सही रूप से पढ़कर याद करेंगे। आइए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर समझते हैं। इस तरह से पहला प्रश्न जो है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस पुस्तक की रचना 1944 में अप्रैल से सितंबर माह में अहमदनगर की जेल में की गई थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर की जेल में थे, उस समय इस पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक का संपूर्ण वर्णन है। संपूर्ण वर्णन है। इस पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के भारत की आज़ादी तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रश्न 2 आपको जो लिखने हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था? आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था? उत्तर लिखेंगे, हमारे विचार में भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में इसलिए पिछड़ गया था क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। उस समय इंग्लैंड में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। जबकि विश्व के कई देशों में क्या चल रहा था? पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था। इसके अतिरिक्त उस समय उत्तरी भारत में लगातार बाहरी आक्रमण हो रहे थे। लगातार क्या हो रहे थे? बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। हमलों के कारण भारत का ध्यान अपना अस्तित्व बचाने पर केंद्रित हो गया था। वह अपनी आंतरिक सुरक्षा में लगा रहा। सभी संसाधनों के होते हुए भी भारत वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों की ओर ध्यान केंद्रित न कर सका। यही कारण था कि भारत यूरोप से तकनीकी विकास की दौड़ में पीछे रह गया, पिछड़ गया या पीछे रह गया। कि भारत हमलों का, युद्ध का आदि का सामना कर रहा था, जिस कारण से वैज्ञानिक आविष्कारों और उसकी खोजों में, तकनीकी विकास में भारत पीछे रह गया। किससे पीछे रह गया? यूरोप से। इसी तरह तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। अब आप बताइए कि आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे उत्तर में? कि हमारे मन में मातृभूमि की तस्वीर है भारत के विशाल मैदान, हरे भरे खेत, नदियाँ, पर्वत, यहाँ के बसने वाले लोग तथा विपत्ति में धर्म का अनुसरण करने की सीख देने वाला देश तथा इसकी ममतामयी तस्वीर है। इसकी ममतामयी तस्वीर है। इस तरह से ख वाला उत्तर जो होगा, अपने साथियों से चर्चा करके पता करो कि उनकी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है और आपकी और उनकी तस्वीर मातृभूमि की छवि में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। आपकी मातृभूमि की तस्वीर में और आपके साथियों की मातृभूमि की तस्वीर में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। तो उत्तर में इस तरह से हम लिखेंगे, हमारे साथियों के मन में अपने देश के प्रति अटूट लगाव है। वे अपने देश की संप्रभुता रक्षा के लिए सदैव बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो संशय में रहते हैं, क्योंकि उनमें
पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। वे विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं। उन्हें पश्चिमी रहन सहन और तौर तरीके पसंद हैं। पश्चिमी रहन सहन और तौर तरीके उन्हें पसंद हैं। इस तरह से चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह भारत दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विषय में ऐसा क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन करते हुए भारत के विषय में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्वविख्यात है, प्राचीनतम सभ्यता है। यह संसार में अन्य देशों को मार्गदर्शन करते हुए आ रहा है। प्राचीन काल से यह शिक्षा का केंद्र है। भारत सदियों से गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, औषध विज्ञान, मूर्तिकला तथा अनेक शिल्प कलाओं में विकसित देश रहा है। कैसा देश रहा है? विकसित देश रहा है। प्रश्न 5, गोलीकांड के क्रोध ने किसको भड़काया? गोलीकांड के क्रोध ने किसको भड़काया? तो उत्तर लिखेंगे, गोलीकांड के क्रोध ने भारतीय जनता को भड़काया। किसको भड़काया? भारतीय जनता को भड़काया, क्योंकि जलियांवाला बाग में निर्दोषों पर गोली चलवाना जनता के क्रोध का कारण बना। निर्दोषों पर गोली चलवाना जनता के क्रोध का कारण बना। प्रश्न 6 है, उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे कितना लागू कर पाते हैं? लिखिए। तो कितना लागू कर पाते हैं? उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि शरीर स्वस्थ हो, मन अच्छा हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। यह 100% सही कहा गया है। मैं भी अपने दैनिक क्रियाकलापों में इसे लागू करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः जल्दी उठता हूँ। प्रातःकालीन सैर करना, व्यायाम करना, योग कक्षाओं में जाने का नियमित प्रयास करता रहता हूँ। इसके अलावा सभी काम समय पर निपटाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न 7 जो इस प्रकार से है, नेहरू जी ने कहा कि इतिहास की उपेक्षा के परिणाम अच्छे नहीं हुए। आपके अनुसार इतिहास लेखन में के या क्या शामिल किया जाना चाहिए? एक सूची बनाइए और उस पर कक्षा में अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा कीजिए। तो इस तरह से इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि इतिहास अतीत का वह आईना होता है। इतिहास अतीत का वह आईना होता है जिसके माध्यम से हम अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हम वर्तमान और भविष्य को सुधारते हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक भविष्य को संवार पाते हैं। इतिहास ही भविष्य को संवार पाते हैं। हमारे विचार से इतिहास लेखन में प्रमुख घटनाओं का, प्रमुख व्यक्तियों का जो समय को प्रभावित करते हैं, जो समय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। प्रमुख तिथियों को, शिलालेखों, खंडहर के अवशेष, तत्कालीन साहित्य और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण, उस काल के सिक्कों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 8 जो है इस प्रकार से है, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। आज की भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन सी बातें या चीज़ें हैं जो हजारों साल पहले से चली आ रही हैं? आपस में चर्चा करके पता कीजिए। तो इस तरह से अगर बात करें तो हमें शुरुआत से ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति दिखाई पड़ती है
जो अनेक परिवर्तनों के बावजूद आज भी हमारी प्रेरणा बनी हुई है, आज भी हमारी प्रेरणा बनी हुई है। जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, आतिथ्य सत्कार, गुरुजनों का आदर, जन्मभूमि प्यार, मातृभूमि की रक्षा की भावना आदि हम हमारे पौराणिक युग से लेकर आज तक की उनकी परंपरा ज्यों की त्यों बनी है। आज तक की उनकी परंपरा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले साल 7वीं कक्षा में बाल महाभारत कथा पढ़ी। भारत की खोज में भी महाभारत के सार को सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार न हो। आप अपने साथियों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और स्वयं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें चर्चा करनी है, इस तरह से चर्चा करनी है कि मैं अपने साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वे मित्रवत व्यवहार करें, आपस में सुख दुख में साथ खड़े हों, किसी संकट या मुसीबत के समय वह साथ खुलकर खड़े हों, आपस में प्रेम और मित्रता तथा सद्भाव रखें, वह स्वार्थी और अवसरवादी न हो। मैं भी अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, हम भी उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। इस तरह से 10वां प्रश्न है आज का। प्राचीन काल से लेकर आज तक राजा या सरकार द्वारा जमीन और उत्पाद पर कर टैक्स लगाया जाता है। आजकल हम किन वस्तुओं और सेवाओं पर कर लेते हैं या देते हैं, सूची बनाइए। इस तरह से आजकल हम निम्नलिखित वस्तुओं पर, सेवाओं पर कर लेते हैं और देते हैं। जैसे आय पर कर, खाद्य पदार्थों पर बिक्री कर, सर्विस टैक्स, वस्त्रों पर कर, होटल के खाने पर कर, बैठ कर, उत्पाद पर, उत्पाद टैक्स, गृह टैक्स, सीमा शुल्क टैक्स आदि। अब भारत सरकार एवं राज्यों के सहमत से एक टैक्स बनाया गया है जिसे जीएसटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जीएसटी। प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण बताइए। प्राचीन समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रभाव के 2 उदाहरण। तो प्राचीन काल में विदेशों में भारतीय संस्कृति के 2 उदाहरण जो इस तरह से हैं। हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रचार, आर्य सभ्यता का ज्ञान, विज्ञान व ज्योतिष के क्षेत्र में रहा। इस तरह से इसके अलावा खाने पीने की अनेक वस्तुओं का प्रचलन, भारतीय वस्त्रों का चलन आदि पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। इस तरह से 11 का ख, इस प्रश्न का ख देखेंगे क्या है? वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं? अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची बनाइए। जैसे खान पान, पहनावा, फिल्में, कंप्यूटर, मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग आदि। तो वर्तमान समय में वेदांत, अहिंसा, अतिथि सत्कार, उदारता, सहनशीलता, धर्म, सर्वधर्म, समभाव, भारत के बने कपड़े अब विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। कंप्यूटर, ललित कलाएं, खान पान आदि के क्षेत्रों में भारत ने विदेशों पर असर छोड़ा है। प्रश्न 12 पृष्ठ संख्या 34 पर कहा गया है कि क्या कहा गया है? जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं यातायात के हवाले भरे हुए हैं। भारत विश्व के मानचित्र में उन स्थानों रास्तों को खोजिए जिनकी चर्चा इस पृष्ठ पर की गई है। तो बच्चों, आप सभी भारत और विश्व के मानचित्र पर इन स्थानों को स्वयं खोज कर लिखेंगे कि कहाँ पर इनकी चर्चा की गई है। समझ ना आए तो अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। इस तरह से प्रश्न 13 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है, जैसे व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान,
कृषि खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थिति में तलाक को भी। वर्तमान में इन विषयों की क्या स्थिति है? अपनी पसंद के किन्हीं 2-3 विषयों पर लिखिए। अपने पसंद से किन्हीं 2 या 3 विषयों पर आपको लिखना है। 2 या 3 विषयों पर आपको क्या करना है? लिखना है। तो किस पर लिखना चाहेंगे? भारत के व्यापार में वर्तमान में इन विषयों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इनमें कुछ क्षेत्रों की स्थिति इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। कुछ क्षेत्रों की स्थिति इस प्रकार से है, जैसे व्यापार और वाणिज्य में वर्तमान समय में भारत का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी विकसित रूप में है। भारत में काफ़ी विकसित रूप में है। अब हम कई वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जैसे भारतीय वस्त्र, कंप्यूटर तथा अन्य मशीनें भारत से अन्य देशों में निर्यात की जाती हैं। इन क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है। इन क्षेत्रों में क्या हो रही है? लगातार प्रगति हो रही है। जैसे कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की दशा में काफ़ी सुधार हो रहा है। हमारी सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई के साधनों के विकास से कृषि की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है। फिर भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषि पर आधारित होकर जीवन पालना करना मुश्किल हो रहा है। इस तरह से नारी स्वतंत्रता, आज़ादी के बाद से भारत में स्त्रियों की दशा में लगातार सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्हें पुरुषों की भांति अब आज़ादी मिल रही है। रोजगार और सरकारी नौकरियों में वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस तरह से यह जो नारी और स्वतंत्रता के विषय में भी बात है। आइए प्रश्न 14, आज़ादी से पहले किसानों की समस्या। आज़ादी से पहले किसानों की क्या समस्याएं थी? लिखिए। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार। आपके विचार से आजकल किसानों की समस्याएं कौन कौन सी हैं? आजकल किसानों की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। आजकल वर्तमान परिस्थिति में किसानों की समस्याएं निम्न हैं। गरीबी है, कर्ज है, निहित स्वार्थ है, जमींदार भी है, महाजन, फसल का उचित मूल्य न मिलना, गरीबी, पूंजी का अभाव, सिंचाई साधनों का अभाव, उन्नत किस्म का बीज का उपलब्ध न होना, कर्ज का बोझ, सरकार का कोरा आश्वासन, सरकारी सहायता का समय पर उन तक न मिल पाना, उन तक जिसके लिए सरकारी सहायता भेजी गई है उसके पास तक वह सरकारी सहायता न पहुंचना। इस तरह से प्रश्न 15 की बात करें, सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसे कौन से सार्वजनिक कार्य हैं जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के करने को तैयार हो जाते हैं? जैसे बहुत ऐसे सार्वजनिक कार्य हैं जो हम बिना झिझक के करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कार्य निम्नलिखित हैं: वृक्षारोपण का काम, अपने आसपास सफाई का काम, गरीब बच्चों और परिवारों के लिए सुविधाएं जुटाना जैसे पुस्तक, कापियाँ आदि, अस्पताल में गरीब मरीजों की देखभाल करना। इसके अलावा नेत्रदान, रक्तदान, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था, नारी कल्याण, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के लिए सार्वजनिक कार्य करना आदि हम कभी झिझकते नहीं हैं। अगर और भी कार्य हैं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कार्य आपको लगते हैं तो अपने मन से आप लिख सकते हैं।